13 है तो 1/13 और 2 7 -1 3। अब जैसे नीचे वाले का इनवर्स निकाल रहा हूँ, बी इनवर्स, तो अभी हमने क्या बोला, बी इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट बी अपॉन डिटरमिनेंट बी। डिटरमिनेंट बी -35 तो -12 है तो +12 -23, therefore a b inverse equal to 1 upon -23 और ये 5 3 -4 -7, this is b inverse, ये इसका b inverse है। तो इस तरह से 2 into 2 का एडजॉइंट और डिटरमिनेंट निकालेंगे, मतलब इनवर्स निकालेंगे। ये 2 into 2 का इनवर्स और एडजॉइंट निकालने का तरीका है। अब कल अपने लास्ट क्लास में कोफैक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे, जैसे कोफैक्टर से ही आया आपका एडजॉइंट, लेकिन कोफैक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो कोफैक्टर्स क्या है उसको एक बार वो रिपीट कर दो। और देखिए जैसे कोई भी 2 into 2 मैट्रिक्स A equal to 7 -3 5 4, कोफैक्टर C1 1 1 + 1 2 11 है इसलिए प्लस, इसकी रो और कॉलम गई तो 4, C1 2 माइनस क्योंकि ओड है इन दोनों का सम, इसकी कोफैक्टर की बात कर रहे हैं, इसकी रो और कॉलम गई 5, C2 1 इनका और सम ओड है माइनस, इसकी रो और कॉलम गई -3 तो +3, और C2 2 प्लस इसकी रो और कॉलम गई 7 +7। ये हमारे सारे एलिमेंट की कोफैक्टर्स हैं, ये हमारे सारे एलिमेंट के कोफैक्टर्स हैं। These are the cofactors of these element। क्या C11 में किसी को दिक्कत है? C11 में किसी को दिक्कत है? C12 में, C12 में, C21 में और C22 में किसी में दिक्कत है किसी को? अब मैंने इसका एडजॉइंट तो लिखने का डायरेक्ट तरीका बता दिया, लेकिन एडजॉइंट एक्चुअल में होता क्या है? एडजॉइंट होता है सारे कोफैक्टर को ऐड कर और आपको लिख के उसका ट्रांसपोज। तो ये आ गया 4 -5 3 7 का ट्रांसपोज, और ये कर दिया था 4 -5 3, ये इसका एडजॉइंट है। और ध्यान से देखो, ये जो मैंने लिखा है डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज किए हैं और बाकी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल वही का वही आ रहा है जो मैंने बताया था आपको एडजॉइंट। डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज किए हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई कर, क्या वही आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऊपर से देखो एक एडजॉइंट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि तो मैं सिर्फ कोफैक्टर निकालने का तरीका बता रहा था। अब मैंने क्या बोला, ए इनवर्स, यदि मुझे इसका इनवर्स निकालना है तो एडजॉइंट है अपॉन डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट है आ गया 28 + 15 43, so therefore A inverse equal to 1/43 4 3 -5 4 3 -5 7, या ये आया A इनवर्स समझ में? 1 अपॉन डिटरमिनेंट है मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट। तो ये तो 2 into 2 का इनवर्स और एडजॉइंट निकालने का तरीका हो गया। अब देखो 3 into 3 का इनवर्स कभी नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा वो मैं बता देता हूँ, ओनली कोफैक्टर पूछेगा। ओनली कोफैक्टर कैसे पूछेगा वो समझो। सपोज मैंने आपसे पूछ लिया C21 का मतलब माइनस,
यदि मुझे कोफैक्टर निकालना है C21, तो C21 का मतलब है माइनस। अब देखो C21 मतलब माइनस क्यों लिखा, 2 + 1 3, इसलिए माइनस लिखा। अब देखो C21 का एलिमेंट है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये वाला एलिमेंट, इसका कोफैक्टर निकालना है। तो इसकी रो और कॉलम हटाओगे तो मुझे ये चार एलिमेंट दिखेंगे। इसमें कोई दिक्कत, इसकी रो और कॉलम हटाओगे तो आपको ये चार एलिमेंट दिखेंगे, इसमें कोई दिक्कत। अब इसको ओपन कर लो, माइनस बार, तो इसका C21 आ गया ना, C21 आ गया हमारा ना। दिस इज C21 कोफैक्टर ऑफ 21, इसमें कोई दिक्कत। सपोज मुझे निकालना है C32, C32 3 + 2 5 माइनस, अब देखो 32 का मतलब ये वाला एलिमेंट, इसकी रो और कॉलम हटाओगे तो मुझे चार एलिमेंट दिखेंगे 7 3 2 माइनस। C32 आ गया 20, इसका C32 आ गया 20। इसमें कोई दिक्कत, बोलिए। 2 निकालने में किसी को दिक्कत? सर -7 है, क्यों? ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, -7 है, -7 लिख दिया, कोई बात नहीं। 14 -8 आ गया, ठीक है, वो -7। अब सपोज मेरे को निकालना है C13, 1 + 3 4 प्लस आएगा 13, मतलब ये वाला एलिमेंट, इसकी रो और कॉलम वही। तो C13 आ गया -1, C13 आ गया -1, इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? क्लियर है? तो ये आपके कोफैक्टर निकालने का तरीका भी, कोई भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालोगे तो जैसे मैंने निकाला वो निकले। क्लियर? अब मैं दो प्रॉपर्टी और बता रहा हूँ और ये टॉपिक कंप्लीट आपका। दो प्रॉपर्टी और बता रहा हूँ और ये कंप्लीट। पहली प्रॉपर्टी 2 या 3 जो भी है, पहला तो ये बता चुका हूं मैं, A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट। A को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटरमिनेंट है आइए ना, किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट है आइए ना। आइए मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन ओ। जैसे एग्जांपल कभी ऐसा आपको देते हैं, A = 5 - 7 3 2, ऐसा बोलते हैं आपसे, और आपसे पूछ रहे हैं भाई एडजॉइंट ए, A × एडजॉइंट ए क्या होता है, तो बेटा आप तो कुछ नहीं, इसका डिटरमिनेंट निकालना। डिटरमिनेंट आया 10 और 21 31, तो बेटा ये आएगा 100%, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट ए 31 आ रहा है। तो A को उसके एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी उसका डिटरमिनेंट आया उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया होगा। 31 0 0 31, 10 + 21 ये 7 है, तो इसका डिटरमिनेंट है, देखो डिटरमिनेंट है आ गया 10 + 21 31,
तो a इंटू एडजॉइंट हो गया 31,0,0,31 31,0,0,31 ये इसका a इंटू एडजॉइंट हो गया। आया ये समझ में? या 31I2 जैसे लिख लो, 31I2 दोनों में से कुछ भी लिख लो, एक ही बात। क्लियर? क्लियर है? थर्ड प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट। A इनवर्स का डिटरमिनेंट हमेशा 1 अपॉन डिटरमिनेंट होगा। डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट। A इनवर्स का डिटरमिनेंट 1 अपॉन डिटरमिनेंट होगा। जैसे आपका कोई भी मैट्रिक्स है, let A be a square matrix of order 3 and determinant A equal to 7. Find determinant of A inverse. ये आएगा बेटा 1/7. Now what is the value of determinant A inverse? 1/7. ये इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 1/7. और लास्ट फॉर्मूला, लास्ट प्रॉपर्टी, और ये आपका मैट्रिक्स कंप्लीट। और determinant of adjoint A. Now this is determinant A की power n minus 1. डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट A, आपने एडजॉइंट निकाला और उसका डिटरमिनेंट निकाला, तो ये आएगा डिटरमिनेंट A की पावर n माइनस। डिटरमिनेंट A की पावर n माइनस 1। अब इसका प्रॉब्लम कैसे आएगा? जैसे ये बहुत ज्यादा लेवल का हो गया, लेकिन ठीक है, सारा बता दिया जो है, ताकि कोई भी दिक्कत नहीं आए। If A is a square matrix of order 3 and determinant A equal to 7, find determinant of adjoint। अब आंसर क्या आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इक्वल टू डिटरमिनेंट A की पावर n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1। तो डिटरमिनेंट A का स्क्वायर, हमारा डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट A आएगा 14। इसका डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट A आएगा 14। दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट। इस तरह से इसका डिटरमिनेंट A आएगा, एडजॉइंट A। तो ये भाई आपका मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया है। अब इसकी डीपीपी कर लेना, और मैं चालू कर रहा हूँ अब आपका इक्वेशंस। अब हम चालू कर रहे हैं इक्वेशंस। इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वन वेरिएबल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल तो है आपका ax plus b इक्वल टू 0। जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, कोई भी एक वेरिएबल में आएगा ax plus b इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम तो बात करेंगे टू वेरिएबल की। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, in two variables. Now this is equal to ax plus by plus c equal to 0. ये दो वेरिएबल है ax, by और c। abc तीनों रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। पहला केस, if b equal to 0,
यदि b का वैल्यू 0 है तो आपकी इक्वेशन आ गई ax plus c equal to 0। यदि b का वैल्यू 0 है तो आपकी इक्वेशन आ गई ax plus c equal to 0। और बेटा इसमें y नहीं है, मतलब सिर्फ x है, तो जो इसका ग्राफ आएगा, लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। अभी समझाऊंगा, लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। जितने भी ax x इक्वल टू जो भी आएगा वो हमेशा लाइन पैरेलल टू y एक्सिस आएगी। कैसे आएगी, एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मैंने आपसे बोला 3x plus 4 इक्वल टू 0, यहां से x का वैल्यू आ गया -4/3। ये आपका x0 ओरिजिन, x एक्सिस, y एक्सिस, सपोज ये -4/3। तो x इक्वल टू -4/3, ये लाइन देख लो ध्यान से, y एक्सिस के पैरेलल है। ये x इक्वल टू -4/3 आ गया। दिस इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। इसका मतलब जितने भी x इक्वल टू वैल्यू आएगी वो हमेशा लाइन y एक्सिस के पैरेलल आएगा। दिस लाइन विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। दिस लाइन विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। इसमें कोई दिक्कत पहली पॉइंट में? नाउ सेकंड पॉइंट, if x equal a equal to 0, if a equal to 0, यदि a equal to 0 है तो by plus c equal to 0, line is parallel to x axis। अब इस केस में लाइन y x एक्सिस के पैरेलल आएगा। जैसे एग्जांपल मैंने बोला 3y minus 7 equal to 0, तो y का वैल्यू आ गया 7/3। अब देखो ये x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, और ये आ गया y equal to 7/3। दिस इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, y equal to 7/3। इसका मतलब यदि आपका a का वैल्यू 0 है तो लाइन y एक्सिस के पैरेलल आएगा। ये अगले चैप्टर में काम आएगा बेटा, ये सारी चीज ये अभी बता रहा हूँ, ये लेकिन अगले चैप्टर में काम आएगा, क्योंकि वहां पर आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा लीनियर इनइक्वालिटी से। हाँ एलपीपी के टाइप का एलपीपी है। चलिए थर्ड केस। हाँ क्लास 11 नहीं, एलपीपी भी है। एलपीपी बहुत कम लेवल का है लेकिन क्लास 11। थर्ड, if c equal to 0, ax plus by equal to 0, तो line passes through the origin। line passes through the origin। लाइन ओरिजिन से पास होगी। यदि c का वैल्यू 0 है तो लाइन ओरिजिन से पास होगी। कैसे होगी देखो, इस तरह से होगा। जैसे एग्जांपल मैंने बोल दिया 3x plus 4y equal to 0, तो x का वैल्यू नेगेटिव 4y/3 नेगेटिव आया, लाइन इस तरह की आएगी। ये लाइन ओरिजिन से पास होगी। और सपोज ऐसा आ जाए 4x minus 5y equal to 0 और x equal to पॉजिटिव आ जाए तो लाइन इस तरह से पास होगी। ये ओरिजिन इस तरह से, ये है इसका।
यदि x इक्वल टू नेगेटिव आ रहा है तो सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से पास होगा, और x इक्वल टू पॉजिटिव आ रहा होगा, पास ओरिजिन से ही होगा क्योंकि कांस्टेंट नहीं है इसमें। तो सेकेंड और फोर्थ से पास होगा यदि x इक्वल टू नेगेटिव आ रहा है और x इक्वल टू पॉजिटिव आ रहा है तो फर्स्ट और थर्ड से होगा, ये वैल्यू आएगी। अब हमारी कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कैसे, जैसा आपके पास दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। पहला केस लाइंस आपका यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है इंटरसेक्टिंग लाइन, लाइन आपस में इंटरसेक्ट होती है इस तरह से, ये इंटरसेक्टिंग लाइन, इसको बोलेंगे लाइंस आर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट, एंड इंडिपेंडेंट। यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइंस, लाइंस आर कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट। सॉल्यूशन इंडिपेंडेंट होंगे तो इसकी कंडीशन होगी a1 upon a2 is not equal to b1 upon a2। क्लास 10th में पढ़ा था भैया आपने ऐसा कुछ, आपने क्लास 10th में पढ़ा था ये, ठीक है। a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then the equations are consistent and independent in independent solution, independent solution। a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। हाँ हाँ याद आ रहा तेरे को, ठीक है ना। तो ये यूनिक सॉल्यूशन। अभी मैं तीनों का कंडीशन बताता हूँ, फिर क्वेश्चंस करके बताता हूँ कैसे पूछते हैं। सेकेंड केस, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस, इनकंसिस्टेंट, इस तरह की लाइंस पैरेलल। a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। These are the conditions, this is the condition for parallel lines, inconsistent, ये inconsistent की condition हो। लास्ट केस कोइंसिडेंट लाइन और कोइंसिडेंट लाइंस। infinite many solutions, infinite many solutions, consistent lines, consistent equations and having independent solution, dependent solution। कोइंसिडेंट लाइन, जैसे एक लाइन है तो इसी के ऊपर दूसरी लाइन, इसके लिए कंडीशन होगी तीनों इक्वल होंगे, a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2। दिस इज कोइंसिडेंट लाइंस, ये आपकी इसकी कंडीशन होगी कोइंसिडेंट लाइंस की। तो बेटा लीनियर इक्वेशन में तो इतना सा ही पार्ट है, वैसा वो अलग बात है कि आपके मॉड्यूल में गिवन है, और मॉड्यूल को कैसे करना है वो अभी बाद में बताऊंगा, पहले इसको ढंग से पहले इसको देख लेते हैं। तो ये कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन है। पहले इस पे देखो किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, ये देखो।
for what value of k the system of linear equation will have unique solution? For what value of k? For what value of k the system of equation three x minus 4y plus 7 equal to 0, 5x plus ky minus 8 equal to 0 will have unique solution. यूनिक सॉल्यूशन। अब हमें ये बोल रहा है के की कौन सी वैल्यू के लिए यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब इसको समझना भाई आंसर किस फॉर्म में होगा देखो। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या आती है? a1 अपॉन a2 मतलब 3/5 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसका मतलब k इज नॉट इक्वल टू -20/3। या तो आंसर ये गिवन होगा या आंसर ये गिवन होगा। रियल वैल्यूज एक्सेप्ट, इसका मतलब है रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -20/3। दोनों में से कोई भी आंसर गिवन हो सकता है। मतलब सारी रियल वैल्यू आएगी, बस -20/3 नहीं आएगा, बाकी सारी रियल वैल्यू आएगी। So all the real value except -20/3। k का वैल्यू -20/3 के इक्वल नहीं आएगा, या दोनों में से कौन सा भी आंसर आएगा। ये समझ में आ गया सभी को? ये समझ में आ गया सभी को? तो ये आपका यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है। k की कौन सी वैल्यू के लिए नो सॉल्यूशन? k की वैल्यू के लिए देखो 4/k is equal to -3/9 is not equal to 7/8। इन दोनों को सोल्व कर लो तो k -3k equal to 36। k की वैल्यू बेटा -12। जब जब k की वैल्यू -12 होगी तब जाके आपका नो सॉल्यूशन है। सो द वैल्यू ऑफ k इज -12। आया समझ में? ये डायरेक्ट तरीका यूज करना है बस आपको। डायरेक्ट इक्वेशन यूज करिए। a1/a2 is not is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। अब देखो आपको करना क्या है। देखो यहाँ पर चीजें क्या है, हम मॉड्यूल की बात कर रहे हैं। यदि मैं मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ, जैसे आपकी एक्सरसाइज है 2a, बेटा कौन सी एक्सरसाइज है 2a? 2a में लीनियर है कि मैट्रिक्स आगे स्टार्टिंग में बाद में? 2a कौन सी एक्सरसाइज है आपकी? यस तुम बताओ बेटा 2a कौन सी है? किसी के पास मॉड्यूल है क्या अभी? अनीसा आप ना माइक स्टार्ट करो। लीनियर तो 2a की लीनियर की है ना, वही तो बोल रहा हूँ। अब जैसे 2a आपकी एक्सरसाइज, मैं बात कर रहा हूँ 2a 2c 2d। अब इन एक्सरसाइज को करो तो बढ़िया, नहीं करो तो और भी ज्यादा बढ़िया। कैसे मैं बता देता हूँ कि इनमें आपको करना क्या है। इन तीनों एक्सरसाइज के मैं कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ और आप उसको करोगे तो यहाँ पर भी जो ही करोगे वहां पर भी वही करना पड़ेगा। कैसे? जैसे आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, मैं जैसे आपका 2a का क्वेश्चन नंबर सेकंड बताऊँ। 2a का क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया, ये आपके एग्जाम में भी आ गया। द रूट ऑफ द इक्वेशन x plus 4/4 plus x minus 5/3 equal to 11।
ऑप्शन है 20, 10, 2, none of these. 20 रखो, 20/4, 24/4, 6, 15, 5, यही आंसर। ये आपको काम करना है, मतलब सोल्व नहीं करना, बस आपको वैल्यू रख के देखना, सोल्व नहीं करना है, आपको चारों ऑप्शंस को रख के देखना है, जिससे आंसर आ जाएगा वही आंसर। इस एक्सरसाइज में आपको 2A में ये करना है जो मैंने बताया। एक और एग्जांपल देके समझा देता हूँ। जैसे आगे आपका y + 11/6, क्वेश्चन नंबर है आपका 6, माइनस y + 1/9 इक्वल टू y + 7/4। अब देखो, पहला ऑप्शन है -1, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है -1/7। अब यदि मैं -1 रखता हूँ पहला ऑप्शन, तो -1 हो गया 10/6, 5/3, -1 रखता हूँ तो 0, -1 रखता हूँ तो 6/4, नहीं है बेटा, दोनों इक्वल नहीं। 7 रखता हूँ तो 18/6, 3, 7 रखता हूँ तो 8/9, इधर रख रहा हूँ 14/4, ये भी इक्वल नहीं है। 1 रखता हूँ तो 12/6, 2, -2/9, 1 रखता हूँ तो 2, नॉट, ये भी इक्वल नहीं है। तो आंसर कौन सा जाएगा? आंसर कौन सा जाएगा आपका? इसका डी आंसर। सोल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ रख के देखना है। तो आप इसको करो तो अच्छा है, नहीं करो तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका 1A एक्सरसाइज, 2A एक्सरसाइज। अब मैं इसी तरह की बातें, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं बोल रहा हाँ कर लेना, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस टाइप का, लेकिन जो काम आप यहाँ करोगे वही काम आपको वहां करना पड़ेगा, इसलिए आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं बात कर रहा हूँ 2C की। देखो 2C के और आ चुका है, ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं आया। कितने मार्क्स का ये चैप्टर? बेटा 5-6 क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन मान लो। और तो कभी इसमें इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस वो इंपॉर्टेंट जो आपका कल से करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जैसे मैं सेकंड सी पे आ गया था, सेकंड सी का जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ ये वाली इक्वेशन x/p + y/2 = 2 और x + y = p + 2। पहला ऑप्शन x = p, y = q, क्या ये सही है? क्या ये सही है? ठीक है, यही आंसर सही है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड सी का। थर्ड क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मैं फिफ्थ क्वेश्चन की बात करूं, 4/x - 5/y इक्वल टू x + y/xy plus 3/10 और 3xy इक्वल टू 10y - x। पहला ऑप्शन 5,2। अब बेटा 5,2 में ये अच्छा इसलिए नहीं लगेगा, 4/5 आ जाएगा, इसलिए इसको चेक मत करो अभी पे। दूसरा ऑप्शन है आपका -2, -5, इसको चेक कर लो। -2 करोगे तो 2 आएगा, -5 करोगे तो 1, इसमें कर लो पहले चेक। 10, 30 आ गया, -5 + 2 यहाँ गलत, 2, -5, 2, 2 + 1, 3 और इधर -3 -10 और डी ऑप्शन है 2,5। पहले 2,5 चेक कर लो। 2,5 4/2 2 -1 1 2 + 5 7/10 और 3/10 1। ठीक है, यही आ रहा है, यही आ रहा है।
डी आ रहा है इसका आंसर। मतलब कुल मिला के बात मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रही है? मैं यही बोल रहा हूँ कि आपको वैल्यू रख रख के देखनी पड़ेगी और उसको सोल्व करना पड़ेगा। जिसको रखने पर आंसर सही आ जाएगा वो आपका आंसर है। चलो ये मैंने 2C बताया। अब इसी बात से मैं 2D में बता देता हूँ। जैसे 2D में भी वही करना है, 2D में भी वही करना है, आपको वैल्यू रख रख के देखनी है। तो 2A 2C 2D ये 3 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है मेरी तरफ से। इसमें मेरे को बताने लायक कुछ भी नहीं। 2A 2C 2D में मेरे को बताने लायक कुछ भी नहीं। अब 2B जो है मैं 2B क्वाड्रेटिक की वर्ड प्रॉब्लम के साथ करूंगा। 2B हम क्वाड्रेटिक की वर्ड प्रॉब्लम के साथ करेंगे। आपकी जो 2B एक्सरसाइज है वो क्वाड्रेटिक की वर्ड प्रॉब्लम के साथ करेंगे, ठीक है ना? तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी मेरे पास टाइम है 1 मिनट लिए, अभी बहुत टाइम है। मैं क्वाड्रेटिक का थोड़ा सा आइडिया तो दे देता हूँ और कल से क्वाड्रेटिक आपका चालू है। वर्ड प्रॉब्लम दोनों की एक साथ करेंगे आप। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, quadratic equations, standard form ax square plus bx plus c equal to 0. A is not equal to 0 and ABC belongs to R. Ax square plus bx plus c equal to 0. A is not equal to 0 and ABC belongs to R. ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेट रूट्स, रूट मतलब इसके सॉल्यूशन, लेट रूट्स बी अल्फा एंड बीटा। मैंने मान लिया कि इसके रूट्स अल्फा और बीटा। तो बेटा सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। और जो इसके रूट्स आते हैं एक्स का वैल्यू, ये इस फॉर्मूले से आता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a और डी होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट तो सम ऑफ द रूट्स होता है आपका माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है आपका सी बाई। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। रूट्स हमारे जो भी x की वैल्यू, दो वैल्यू आ रही है प्लस माइनस वाली। b होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, उससे निकालोगे तो माइनस b प्लस माइनस अंडर डी अपॉन 2a। रूट्स आपके अल्फा एंड बीटा, सम ऑफ द रूट्स आएंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आएंगे अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई। और जब आपके रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो आपको रूट्स, सपोज कभी रूट्स गिवन है आपको, तो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। ये इसका बेसिक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू, ये बेसिक क्राइटेरिया है क्वाड्रेटिक का जो हम कल पढ़ेंगे। ये हमारा रूट्स ऑफ इक्वेशन और ये है। एक दो एग्जांपल लेके समझा देता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, वो चीज देख लीजिए। जैसे मेरे को कभी किसी भी इक्वेशन के रूट्स निकालना है, जैसे मेरे को सॉल्यूशन निकालना है, सपोज कोई इक्वेशन सोल्व करने के लिए आपको ये इक्वेशन सोल्व करने के लिए a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 4 है, c का वैल्यू -7। सबसे पहले बेटा d निकाल। d आ गया 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू -7, तो ये आ गया 16 और 12 7 जा 84 हो गया। ये हमारा 100 है। तो हमारे रूट्स आ गए x का वैल्यू माइनस b प्लस माइनस अंडर डी अपॉन 2, तो ये आ गया -4 प्लस -10 अपॉन 6। यदि मैं पॉजिटिव लेता हूँ तो -4 प्लस 10 6 1 आ गया, और नेगेटिव लेता हूँ तो -7/3।
सो दीज आर द रूट्स, ये इसके रूट्स हो 1 और -1/3, तो अल्फा आ गया हमारा 1। सपोज मान लो, किसी को मान सकते हो, तो मैंने अल्फा को 1 सपोज कर लिया और बीटा को मैंने -1/3। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। ये हमारे अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। दीज आर द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। आया समझ में? एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने आपसे बोल दिया 5x² + 9x - 8 = 0। मैंने बोल दिया इसके रूट्स अल्फा और बीटा, यदि मुझे निकालना है अल्फा प्लस बीटा तो -b/a, और इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गए -8/4। तो ये आपको लिखना आना चाहिए बेटा। सम ऑफ द रूट्स क्या हो गया? सम ऑफ द रूट्स हो गया -9/5 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो गया आपका -8/5। ये क्लियर है? चलिए अब कल हम इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है 6th चैप्टर का, वो करेंगे। चलिए।